हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है वो हमारा सेम के ऊपर पार्ट 2 है। सेम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेम की डेफिनेशन एंड उसका WHO क्लासिफिकेशन इन दोनों के बारे में बात की थी। अब क्या होता है कि ये जो सेम वाले बच्चे होते हैं ना, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, उनको ट्रीट करने के लिए हमें उनको NRC के अंदर एडमिट करना पड़ता है। तो NRC के अंदर एडमिट करने के लिए एडमिशन क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने उनको NRC के अंदर एडमिट कर दिया, ठीक है। फिर हमने उसका मैनेजमेंट कर दिया। फिर मैनेजमेंट करने के बाद अब उसको घर तो भेजना पड़ेगा ना, तो घर भेजने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो भी हमें सीखने होते हैं। तो आइडियली क्या होता है कि मैनेजमेंट के बाद हमें डिस्चार्ज क्राइटेरिया पढ़ने होते हैं। बट हम इस जो सेम वाली सीरीज़ है उसके अंदर ये सेकेंड वीडियो के अंदर ही एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो एज के मुताबिक अलग अलग दिए हुए हैं। जिन बच्चों की एज 6 to 59 मंथ्स है उनके लिए भी अलग क्राइटेरिया है एंड जिन बच्चों की एज 6 मंथ्स से कम है उनके लिए भी अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एडमिशन क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 59 मंथ्स ऑफ एज। तो इनके अंदर हमें 4 क्राइटेरिया देखने हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं तो 4 क्राइटेरिया है, बट अगर इसमें से कोई एक भी प्रेजेंट हो ना तो आप उनको NRC के अंदर एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने ये सब क्राइटेरिया के बीच में एंड और लिखा है, ठीक है। ये चारों या इनमें से कोई एक भी हो तो भी आप एडमिट कर सकते हैं, 2, 3, चारों चार कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है सीवियर विजिबल मसल वेस्टिंग, ठीक है। उस बच्चे को देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये सेम वाला केस है, ठीक है। बहुत सीवियर मसल वेस्टिंग होगा उसके अंदर। फिर दूसरा है कि बायलेटरल पिटिंग इडिमा, दोनों पैरों के अंदर इडिमा प्रेजेंट होगा और वो जो इडिमा है वो पिटिंग होगा, ठीक है। इडिमा 2 टाइप के होते हैं ना, पिटिंग इडिमा एंड नॉन पिटिंग इडिमा। तो इसके अंदर यहाँ पे कौन सा इडिमा है? पिटिंग इडिमा। फिर थर्ड क्राइटेरिया है कि वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट फॉर लेंथ, जो भी उस बच्चे की एज के लिए एप्लीकेबल हो, वेट फॉर हाइट या वेट फॉर लेंथ, वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। एंड मिड अपर आर्म सरकमफरेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चारों जो क्राइटेरिया है वो हो गए चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 59 मंथ्स ऑफ एज। अब यहाँ पे क्या है कि ये थर्ड नंबर वाला जो क्राइटेरिया था उसके अंदर हमने हाइट और लेंथ ये दोनों अलग अलग चीज़ों की बात क्यों की? तो क्या होता है, ये जो पोर्शन है ना वो आप पीडिया की हिस्ट्री टेकिंग के अंदर एंथ्रोपोमेट्री वाला जो पार्ट होगा ना उसके अंदर पढ़ेंगे कि अप टू 2 ईयर एज होगी अगर किसी बच्चे की तो उसके लिए हम लेंथ मेजर करते हैं। मतलब कि लेस देन 2 ईयर एज होगी जिन लोगों की, उनके लिए हम लेंथ मेजर करते हैं। एंड मोर देन 2 ईयर एज होगी अगर किसी की तो उनके लिए हम हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ जो है वो हम इन्फेंटोमीटर की मदद से मेजर करते हैं एंड जो हाइट है वो हम स्टेडियोमीटर की मदद से मेजर करते हैं। अब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे की एज मोर देन 2 ईयर है तो हमें उसकी हाइट मेजर करनी चाहिए। बट अगर उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो उसको डिसीज़ इतना सारा है कि वो ठीक से खड़ा नहीं रह सकता, स्टैंड नहीं कर सकता, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो कि लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर हम उसकी लेंथ मेजर करेंगे एंड फिर उसमें से 0.7 सेंटीमीटर बात कर देंगे, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू लेंथ माइनस 0.7 सेंटीमीटर। ये तो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था। बट यहाँ पे हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है उनके अंदर जिन बच्चों की एज 6 to 59 मंथ है उनके लिए ये 4 क्राइटेरिया है। तो इनके अंदर 6 to 59 मंथ मतलब कि 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, ये लेंथ वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गए 4 क्राइटेरिया 6 to 59 मंथ एज के लिए। अब ये चारों चार प्रेजेंट हो तो भी आप NRC के अंदर एडमिट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट हो तो भी आप एडमिट कर सकते हैं। अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जिन बच्चों की एज लेस देन 6 मंथ है उनके लिए क्या होगा, ठीक है। लेस देन 1 ईयर वाले सबको हम इन्फेंट बोलते हैं ना, तो लेस देन 6 मंथ वाले जो है उनके लिए कौन से क्राइटेरिया है, तो इनके लिए भी 4 क्राइटेरिया है। उसमें से सबसे पहला है सीवियर विजिबल मसल वेस्टिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है बायलेटरल पिटिंग इडिमा,
इन इसके जैसा ही सेम। फिर थर्ड नंबर पे है वेट फॉर लेंथ। देखा आपने यहाँ पे लेंथ आया ना, सिर्फ लेंथ आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेस देन 2 ईयर एज हो तो उसके लिए हम लेंथ मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तो लेस देन 6 मंथ है, लेस देन 6 मंथ, तो ये लेस देन 2 ईयर के अंदर ही आता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ। यहाँ पे तो क्या था कि लेस देन 2 ईयर वाले भी आते थे और मोर देन 2 ईयर वाले भी आते थे, इसलिए यहाँ पे हमने हाइट और लेंथ दोनों को ऑप्शनल रखा कि जो भी उस बच्चे की एज के लिए एप्लीकेबल हो वो। तो वेट फॉर लेंथ लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड उसके बाद फोर्थ नंबर पे है इफ़ इन्फेंट इज़ टू वीक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पहले 3 क्राइटेरिया थे ना, वो दोनों के लिए सेम ही थे। ठीक है, ये फर्स्ट, ये दोनों के लिए सेम है कि सीवियर विजिबल मसल वेस्टिंग। ये सेकेंड बायलेटरल पिटिंग इडिमा, ये भी दोनों के लिए सेम है। फिर ये थर्ड, ये भी दोनों के लिए सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये फोर्थ नंबर वाले क्राइटेरिया पे। 6 to 59 मंथ एज के अंदर फोर्थ नंबर पे ये जो क्राइटेरिया देखा वो है कि मिड अपर आर्म सरकमफरेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया था कि लेस देन 6 मंथ वाले बच्चे के अंदर मिड अपर आर्म सरकमफरेंस एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए फोर्थ पॉइंट कौन सा है कि इन्फेंट अगर हमें देखने में बहुत वीक लग रहा है। और क्या है कि फीबल टू सक इफेक्टिवली। ठीक है, डिसीज की वजह से वो ठीक से फीडिंग भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर सकता। तो ये क्राइटेरिया हो गए एडमिशन क्राइटेरिया। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम ही है, 6 to 59 मंथ और लेस देन 6 मंथ। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे फोर्थ नंबर वाले क्राइटेरिया के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है मिड अपर आर्म सरकमफरेंस लेस देन 11.5 एंड यहाँ पे ये। तो आई होप एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में आपको समझ में आ गया है। अब क्या होता है कि ये जो हमने आपको बताया था कि सेम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हमने एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। अब आइडियली क्या होता है कि एपेटाइट टेस्ट, पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस, 10 स्टेप मैनेजमेंट, ये सब करने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद हम बच्चे को डिस्चार्ज करेंगे ना एनआरसी के अंदर से। तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया आपको मैनेजमेंट के बाद में पढ़ने होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के अंदर एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये सीरीज़ है सेम वाली, उसके अंदर हम एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया इसके अंदर ही देख रहे हैं। तो अब इसके बाद हम देख रहे हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अब क्या है कि आपने बच्चे को ट्रीट कर दिया, एनआरसी के अंदर जो बच्चे को ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी वो ट्रीटमेंट आपने दे दी, अब उसे घर भेजना है। तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया चिल्ड्रन के लिए एंड मदर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं चिल्ड्रन के लिए कौन सा डिस्चार्ज क्राइटेरिया है वो। ठीक है, तो अब डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था कि बायलेटरल पिटिंग इडिमा प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब डिस्चार्ज के अंदर क्या है, तो कि उस बच्चे को जो इडिमा था वो रिजोल्व हो गया होना चाहिए। ठीक है, इडिमा ठीक हो गया होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि उसका वेट गेन होना चाहिए मोर देन 15%। मतलब कि वो जब एडमिट हुआ था तब उसका जितना वेट था उससे मोर देन 15% वेट गेन हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम उसको घर भेज सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल मोर देन 15% वेट गेन लिखा है। बट अगर आपको सेपरेटली पर डे कितना वेट गेन होना चाहिए ये भी याद रहता है, तो अलग से वो कितना है, तो कि मोर देन 5 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, पीडिया के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सी वैल्यूज़ याद करनी पड़ती है। तो अगर आप सब वैल्यू याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप याद नहीं रख सकते सबकी इतनी अलग अलग वैल्यूज़, तो आप ये इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा कि अचीव्ड वेट गेन ऑफ मोर देन 15%। ठीक है, और अगर आपको अलग से याद रखना है तो मोर देन 5 ग्राम पर किलोग्राम पर डे फॉर 3 डेज। ठीक है, कंटिन्यूअस 3 डे के लिए इतना वेट गेन होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे क्या है कि चाइल्ड इज ईटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल फूड दैट मदर कैन प्रिपेयर एट होम। उसकी मदर जो है वो घर पे जो फूड बना सकती है, जो फूड बनाएगी वो अच्छी तरह से ये खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद
आप सोचेंगे ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसके बाद हम एपेटाइट टेस्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एपेटाइट टेस्ट पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सेम वाले बच्चे होते हैं वो अगर वो सीवियर कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड सेम वाला केस हुआ ना, तो हम उसको जो फूड ऑफ़र करते हैं वो फूड भी वो ठीक से नहीं खाता, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जो फूड उसको ऑफ़र किया जाए वो ठीक से वो खा लेना चाहिए। फिर क्या है कि ऑल इन्फेक्शंस एंड अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैव बीन ट्रीटेड, ठीक है। सेम वाले बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये हम पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इन्फेक्शन और अदर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जैसे कि डिहाइड्रेशन हो, हाइपोथर्मिया हो, तो ये सब भी ट्रीट हो जाना चाहिए। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, ये सब कुछ हमें हमको उसको देना है एनआरसी के अंदर, वो सब कुछ दे दिया होना चाहिए। एंड लास्ट में है कि इम्यूनाइजेशन, उसको सब वैक्सीन्स भी लग जानी चाहिए। मतलब कि अगर उसका वैक्सीनेशन इनकम्प्लीट है तो जो भी इनकम्प्लीट वैक्सीन्स है वो हमें उसे दे देनी है, ठीक है, कैचअप इम्यूनाइजेशन के थ्रू। तो ये हो गए डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर चिल्ड्रन। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर मदर, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मदर है वो घर पे हेल्दी फूड बनाती होनी चाहिए। प्रिपेयर हेल्दी फूड एंड फीड द चाइल्ड एट होम। फिर उसके बाद है कि गिव प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एट होम। हमें उसकी मदर को समझाना है कि जो भी दवाइयाँ हमने आपको लिख के दी है, जो भी फूड हमने आपको बताया है, वो सब आपको घर पे इस बच्चे को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्ले विद द चाइल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है गिव होम ट्रीटमेंट फॉर डायरिया, फीवर, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ये छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसकी दवाइयाँ उसकी मदर उसको घर पे दे सके, इतनी एबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉलो अप प्लान इज़ डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड। हमें उसकी मदर को समझाना है कि भाई आपको इस बच्चे को कितने कितने दिनों पे वापस हमें दिखाने के लिए हॉस्पिटल पे लेके आना है। एंड फिर लास्ट में है कि रिकॉग्नाइज डेंजर साइंस फॉर विच मेडिकल असिस्टेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। मतलब उस बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या ऐसी कुछ कोई भी कंडीशन हो रही है जिसकी वजह से उसको तुरंत हॉस्पिटल लाना पड़े, या सीजर्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो उसकी मदर जो है वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे को सीजर आ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा डायरिया हुए हैं, इसको बहुत ज़्यादा फीवर है, तो हमें तुरंत इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें हैं, बट डिस्चार्ज क्राइटेरिया के अंदर आपको ये पढ़नी पड़ेगी और ये लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर चाइल्ड एंड फॉर मदर। चाइल्ड के अंदर कौन कौन सा डिस्चार्ज क्राइटेरिया की बात की हमने, तो कि इडीमा रिजोल्व हो गया होना चाहिए, वेट गेन होना चाहिए मोर देन 15%, जो पहले उसका वेट था जब एडमिट हुआ उससे 15% जितना उसका वेट गेन होना चाहिए। फिर एडिक्वेट वो फूड खाना चाहिए, इन्फेक्शन से ट्रीट हो गए होने चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो भी ट्रीट हो गई होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको दे दिए होने चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से देने होते हैं वो हम मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे। आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, विटामिन के, विटामिन ए, फिर मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ हमें देना होता है, ये हम मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। वो सब कुछ दे दिया होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। फिर मदर के लिए है कि घर पे हेल्दी फूड बनानी चाहिए और उस बच्चे को खिलानी चाहिए। फिर हमने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है वो घर पे उस बच्चे को देनी चाहिए, बच्चे के साथ खेलनी चाहिए, प्ले विद द चाइल्ड। फिर ये सब कुछ जो छोटे छोटे डिसीज़ है, अगर कुछ अमाउंट के अंदर डायरिया है, थोड़ा सा फीवर है, माइल्ड फीवर है, रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी घर पे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। फिर फॉलोअप के लिए लेके आनी चाहिए। एंड अगर कोई डेंजर साइन है तो उसको रिकॉग्नाइज करके हॉस्पिटल पे लेके आनी चाहिए। तो ये हो गए डिस्चार्ज क्राइटेरिया। एंड इसके पहले हमने देख लिए थे एडमिशन क्राइटेरिया। तो सेम के अंदर हमने डिस्चार्ज क्राइटेरिया भी देख लिए है। तो अब तक हमने डेफिनेशन, WHO क्लासिफिकेशन, एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया, इन सब की बात की है। अब इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एपेटाइट टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।